आप लोगों को जो भी प्रश्न करना है आप पूछते ना, हम प्रयास करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर उत्तर दें। हाँ ठीक है, चलो आप लोग बैठ जाइए। सर बताइए आप लोगों के कोई प्रश्न? सर मेरा नाम मोना पटेल है, मैं कक्षा 12वीं में छात्रा हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि जब भी हम पढ़ाई करते हैं तो हमें नींद आने लगती है, एक या आधा घंटा पढ़ते हैं फिर नींद आने लगती है, तो उसके लिए कुछ आप बताइए कि नींद ना आए जिससे भी। ओके, देखिए पढ़ाई करते समय हमको नींद क्यों आती है? पढ़ाई करते समय नींद आने के 2-3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि आप मान लो देर रात तक पढ़ रहे हो और फिर सुबह जल्दी उठ के फिर पढ़ने लगे, आपकी नींद पूरी नहीं हो पाए, एक कारण ये होता है। दूसरा कारण पढ़ाई करते समय नींद आने का ये होता है कि हमारा पढ़ाई में मन नहीं है, हमारा दिमाग कहीं और है, हम सिर्फ किताब खोल के बैठे हुए हैं, इस कारण से भी पढ़ते समय नींद आती है। और नींद आने का तीसरा कारण होता है कि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो हमको बोरिंग लगता है, नीरस लगता है, हमको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, या फिर हमको ऐसा लगता है वो बहुत ही ज़्यादा कठिन है। ये 3 कारण होते हैं जिस कारण से पढ़ते समय हमको नींद आती है। तो पढ़ते समय हमको नींद ना आए इसके लिए क्या करना चाहिए? तो इसके लिए पहला जो उपाय है वो तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको परीक्षा के समय में कम से कम 5 से 6 घंटे की नींद ज़रूरी है। ठीक से आप ऐसा भी कर सकते हो कि रात को सो लिए और दोपहर में 1-8 घंटा यदि आपको प्रिपरेशन लीव के समय मिलता है, या शाम को 1-8 घंटा सो लिए। सोने का समय आपको एडजस्ट करना है कैसा, लेकिन कम से कम 5 से 6 घंटे की नींद आपकी पर्याप्त व्यवस्थित रूप से होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर दूसरा, पढ़ाई करते समय नींद न आने के लिए हमको बोल करके पढ़ाई करना चाहिए। जैसे आप जोर जोर से बोल के पढ़ रहे हो तो फिर नींद आएगी क्या आपको? नहीं आ सकती। या लिख के पढ़ रहे हो तो नींद आएगी क्या? नहीं आ सकती। या चल के पढ़ रहे हो, घूम घूम के पढ़ रहे हो तो नींद आएगी क्या? नहीं आ सकती। तो बैठ के नहीं पढ़ना है कि जैसे आपने किताब खोल ली और बस मन में पढ़ रहे हैं, ये नहीं करना। ये जैसा करोगे तो फिर नींद आने लगेगी आपको। तो नींद से बचने के लिए ये 3 उपाय करना जरूरी। इसके बाद नींद न आए उसके लिए एक चीज और जरूरी है कि हम एक बार में 40-45 मिनट से ज्यादा न पढ़ें। तो 40-45 मिनट पढ़ लिया, फिर 10 मिनट का ब्रेक ले लिया, फिर 40-45 मिनट पढ़ लिया, फिर 10 मिनट का ब्रेक ले लिया। और जब आपने ब्रेक लिया तो आंखों में पानी के छपाके मार लिए, सो दैट आपकी आंखों से नींद उड़ जाती है। तो ये कुछ उपाय करने से आपको नींद नहीं आती है। एक आखिरी उपाय और है नींद नहीं आने के लिए कि जब हम अपनी पढ़ाई को शुरू करते हैं तो हम हमेशा सरल चीज से शुरू करें, जो हम आसानी से कर लेते हैं। जब आप सरल चीज से शुरुआत करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने लगता है, आपको कठिन चीजें करने में मजा आने लगता है और फिर आपकी नींद गायब हो जाती है। तो ये कुछ उपाय करने से आप नींद से बच पाएंगे पढ़ाई करते समय। और कोई प्रश्न किसी का? हाँ हाँ। जय हिंद सर, मेरा नाम जानकी पटेल है और मैं ह्यूमैनिटीज की छात्रा हूँ। तो सर पेपर में सर कुछ प्रश्न कठिन आते हैं और कुछ सरल। तो बच्चे क्या सोचते हैं सर, पहले कठिन प्रश्न कर लेंगे ताकि वो लास्ट में छूट ना जाए, और इस चक्कर में सर ज्यादातर बच्चों का मतलब टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है और जो सरल प्रश्न रहते हैं वो छूट जाते हैं। ओके, सो बेसिकली टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए पेपर में, ये पूछनी। बैठ जाइए। देखिए, जब भी परीक्षा होती है तो परीक्षा देने का एक तरीका होता है। परीक्षा देने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आपके हाथ में पेपर आता है, ठीक? तो आपके हाथ में पेपर आ गया। अब कई बच्चों की आदत ये होती है कि वो पहले पूरा पेपर पढ़ते शुरू से आखिरी तक, कि पहले प्रश्न से लेकर के 10वें प्रश्न तक क्या क्या पूछा है। इससे एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। नुकसान क्या होता है कि जब आप पेपर में प्रश्न सारे पढ़ते हो तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपको आते हैं, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपको नहीं आते। तो जैसे ही हम वो प्रश्न देखते हैं जो हमको कठिन लगते हैं या नहीं आते हैं, हमारा दिमाग खराब होने लगता है। अरे ये पूछ लिया, अब कैसे होगा, अब कैसे होगा। तो जो हमारे मन के अंदर घबराहट और तनाव आती है, उससे हम सरल प्रश्न भी भूलने लगते हैं। तो पहला आपको जो जरूरी टिप है वो ये है
कि प्रश्न पत्र हाथ में आने के बाद पूरा पेपर नहीं पढ़ना चाहिए। तो आपने देखा कि पहला प्रश्न आपकी आंखों के सामने आया। यदि इस प्रश्न का उत्तर हमको अच्छे तरीके से आता है, यदि यह प्रश्न का उत्तर हमारे को सरल जाता है, तुरंत हमने उसका उत्तर लिखना शुरू कर दिया। क्या आपके प्रश्न ऐसे आते हैं कि पहला प्रश्न पहले नंबर पर ही करना है? ऐसा जरूरी है? ऐसा जरूरी नहीं है ना। तो आप लिखेंगे, मान लीजिए आपने प्रश्न क्रमांक 1 पढ़ा और आपको लगता है कि मुझे इसका आंसर नहीं आता है, ढंग से नहीं आता है, अच्छे तरीके से नहीं आता है, तो 3 ऑप्शन होते हैं। प्रश्न पढ़ते से 3 विकल्प आते हैं। पहला, या तो मुझे आंसर बहुत अच्छे से आता है, दूसरा मुझे आंसर पूरा नहीं आता, अधूरा आता है, और तीसरा मुझे आंसर बिल्कुल नहीं आता। तो यदि आपको प्रश्न पढ़ने के बाद लगता है कि आंसर अधूरा आता है या पूरा नहीं आता, तो उसको वहीं छोड़ दीजिए, अगले प्रश्न पे जाइए। फिर आप प्रश्न नंबर 2 देखते हैं या प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 पर आने के बाद आपको लगता है कि इसका आंसर मेरे को पूरा आता है, तो आप लिखेंगे प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर। फिर प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर सबसे पहले लिख देंगे, फिर अगले प्रश्न पे जाएंगे, फिर अगले प्रश्न पे जाएंगे। तो आपको करना यह है कि सबसे पहले राउंड में केवल उन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं जिन प्रश्नों के उत्तर आपको पूरी तरह से आते हैं। आंख बंद करके उत्तर लिख सकते हैं, इतने सरल हैं, बिल्कुल याद हैं जिनके उत्तर। तो सबसे पहले आपको कठिन प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल नहीं लिखना है। सबसे पहले आपको उन्हीं प्रश्नों के उत्तर लिखना है जो सबसे सरल है। इससे 2 फायदे होते हैं। पहला फायदा यह होता है कि जब आप सरल उत्तर लिखते हैं, तो मान लीजिए उसका उत्तर लिखने के लिए आपके पास 3 मिनट का समय परीक्षा देती है आपको, लेकिन आप हो सकता है 2 मिनट के अंदर ही लिख लें, तो आपका 1 मिनट बचता है जो कि कठिन प्रश्न में काम में आ सकता है। तो टाइम सेव होता है आपका, ठीक है। और जल्दी आप सरल प्रश्न का उत्तर लिख देते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, थोड़ी खुशी मिलती है कि मेरा एक प्रश्न हो गया। इससे आपको जो कठिन प्रश्न है, वो कॉन्फिडेंस आपको कठिन प्रश्न हल करने में मदद करता है। तो आपको दूसरी मदद यहां से मिलती है। तो पहला राउंड आप, यदि मान लीजिए आपके टोटल प्रश्न कितने आते हैं परीक्षा में? 23। तो 23 प्रश्न आते हैं। तो हमने पहला राउंड लगाया और पहले राउंड में हमको पता चला कि केवल 12 प्रश्नों के उत्तर हमको ठीक से आते हैं। तो सबसे पहले हमने इन 12 को कर लिया। फिर दूसरा राउंड शुरू करते हैं हम शुरू से, और हम देखते हैं कि अब जो बचे हुए प्रश्न हैं उसमें से कौन से ऐसे हैं जिसमें हमको आंसर अधूरे आते हैं। फिर हम इनके उत्तर लिखना शुरू करते हैं, और फिर आखिरी राउंड में हम वो वाले प्रश्न लेते हैं जिसमें हमको उत्तर आता ही नहीं है, जिसमें हमको केवल गेस लगाना है, जिसमें हमको केवल अनुमान लगाना है। फिर हम जितना समय बचता है और जितना कर सकते हैं हम उसको करने की कोशिश करते हैं, और लास्ट में 5 से 10 मिनट का समय हमको पूरे पेपर को पलटने के लिए मिल जाता है कि हमने कुछ छोड़ तो नहीं दिया, कुछ छूटा तो नहीं है, कहीं कुछ गलत तो नहीं लिख दिया, जल्दबाजी में हमने कोई गलती तो नहीं कर दी। ये हम रिव्यू कर लेते हैं, समीक्षा कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आपको परीक्षा का पेपर हल करना चाहिए, तभी आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। क्लियर है बात? ओके, हाँ, और कोई? हाँ जी। नमस्कार सर, मेरा नाम रेखा मिश्रा है और मैं 12th बायोलॉजी की स्टूडेंट हूँ। सर, मेरा आपसे यह प्रश्न है कि सर, जब हम परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देने के लिए जाते हैं तो हमारे मन में जो घबराहट होती है, और कुछ हमारी सहपाठी छात्राएं ऐसी भी हैं जिनके हाथ भी कांपने लगते हैं, या फिर उनको ऐसा लगता है कि बीपी वगैरह लो हो जाता है या बढ़ जाता है, तो इस परेशानी से कैसे बचें सर? ओके, देखिए, परीक्षा के बारे में आपको 1-2 चीजें बड़ी क्लियर होनी चाहिए ना। जिंदगी में हर चीज जो है शांति और खुशी से नहीं मिल सकती, आप है ना, कुछ चीजों में टेंशन लेना पड़ता है। तो परीक्षा भी एक ऐसी चीज है जिसमें आपको टेंशन लेना पड़ता है ना। वो परीक्षा ही क्या जिसमें टेंशन नहीं हो, फिर बचता क्या है? नहीं तो फिर तो ऐसा कर दें कि आपको हम कॉपी दे दें या क्वेश्चन बैंक दे दें कि इसमें से लिख लो, इसमें टेंशन बिल्कुल नहीं होगा। तो एक अच्छी परीक्षा वो होती है जिसमें तनाव हो। हमारी प्रॉब्लम यह है
कि हम तनाव को खराब मानते हैं, इसीलिए हमको हाथ कांपने लगते हैं हमारे। जबकि परीक्षा है तो तनाव होना चाहिए। परीक्षा में तनाव लेना बहुत नॉर्मल चीज है। यदि परीक्षा में तनाव नहीं है या नर्वसनेस नहीं है तो वो परीक्षा है ही क्या? परीक्षा ही नहीं, फिर तो नॉर्मल जिंदगी है। गलत क्या है? गलत यह है कि हम डिप्रेशन में चले जाएं, हम ऐसे हो जाएं कि जैसे कोई इससे बड़ा दुख जिंदगी में कुछ आया ही नहीं। यह गलत बात है। तो आपको एक चीज दिमाग में क्लियर करनी चाहिए कि परीक्षाओं का तनाव आएगा और परीक्षाओं का तनाव लेना अच्छी बात है। परीक्षाओं का तनाव लेना बिल्कुल गलत बात नहीं, लेकिन तनाव की अति नहीं होनी चाहिए, बस इतना ध्यान रखना। अब प्रश्न यह है कि हम इस टेंशन को, जो कि आपको खराब लगता है, जबकि वो खराब चीज नहीं है, लेकिन फिर भी आपको खराब लगता है, तो इसको हम कम से कम कैसे कर सकते हैं? पहली चीज कि जो बच्चे परीक्षा हॉल में घुसने तक किताब पढ़ते रहते हैं, यह टेंशन को बढ़ाने वाला काम। तो मेरा सोचना यह है कि आपका पेपर कितने बजे होता है? कितने बजे होता है? 9 बजे होता है। तो सुबह 7 बजे हमको पढ़ाई बंद कर देनी चाहिए। सुबह 7 बजे के बाद बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। सुबह 7 बजे आप किताब रख दीजिए। आप भले ही सुबह 4 बजे उठ जाइए, 4 से 7 पढ़ लीजिए, है ना। और उसके बाद आपका काम यह होना चाहिए कि आप अपना ध्यान मन शांत करने के ऊपर दें। आपको कोई प्रेयर करनी है, प्रेयर करिए। मॉर्निंग वॉक करना है, मॉर्निंग वॉक करिए। और पेपर जब तक है, सुबह से लेकर के पेपर खत्म होने तक, कितने बजे पेपर खत्म होता है? 12 बजे तक। 12 बजे तक कुछ गहरी सांसें लेने का अभ्यास करना चाहिए। और गहरी सांसें कैसे ली जाती है? कभी भी रैंडम, जब मन करे। मतलब किसी आसन में बैठ करके गहरी सांस नहीं लेना है। जैसे मान लीजिए आप सुबह 8 बजे अपने घर में पेपर के पहले किचन में पानी पीने के लिए गए, तो पानी पीने से पहले एक जोर से गहरी सांस ली और छोड़ दी, खत्म। आप तैयार हो रहे हो, आईने के सामने खड़े हो, एक गहरी सांस ली, छोड़ दी, खत्म। आप परीक्षा हॉल में पहुंचे, पेपर आपके सामने आने वाला है, पेपर खुल रहा है और वो टीचर पेपर का कवर फाड़ रहे हैं, उससे पहले गहरी सांस ली, काम खत्म। पेपर देते देते बीच में कई बार गहरी सांस ली, काम खत्म। तो ऐसे अनेक बार जब याद आ जाए तब एक गहरी सांस लेना है और छोड़ देना। इससे आपको बहुत राहत मिलेगी। इसको करने में किसी प्रकार की कोई प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। जब मन करे, जब याद आए, तब आप एक गहरी सांस ले लीजिए, दैट्स इट। किसी आसन पर बैठ करके घंटों तक यह काम नहीं करना है, वो गड़बड़ है, वो आपके लिए नहीं है। वो आपको केवल जब याद आ जाए उस क्षण में इसको करना है। परीक्षा हॉल में जब आप एक बार पेपर देने के लिए बैठे, आपके हाथ में पेपर आया, आपके हाथ में कॉपी आई और आपका सिर नीचे हुआ लिखने के लिए, उसके बाद आपका सिर ऊपर तभी उठना चाहिए जब या तो आपको सप्लीमेंट्री कॉपी मांगनी हो या आपका पेपर खत्म हो जाए। बीच में टॉयलेट जाने के लिए, पानी पीने के लिए ब्रेक लेने की गुंजाइश होना ही नहीं चाहिए। बहुत इमरजेंसी हो तो बात अलग है, अदरवाइज सामान्य एक परीक्षार्थी के लिए जरूरी है कि एक बार सिर नीचे हुआ तो सिर तभी उठना चाहिए जब पेपर खत्म हो जाए। इससे आपको तनाव को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। कैसे मिलती है? कि जैसे आपने बगल में देखा तो पता चला वो लड़की बहुत तेज तेज लिख रही, तो आपको घबराहट हुई कि वो बहुत तेज लिख रही, मैं लिख ही नहीं रही हूं, मैं तो इतना तेज नहीं लिख रही हूं, उसके अक्षर तो इतने सुंदर आ रहे हैं, मेरे नहीं आ रहे, उसने 3-3 कॉपी भर ली, मैंने तो एक ही कॉपी भरी। ये तनाव आपको तब नहीं आएगा जब आप नीचे सिर करके आप अपना पेपर हल करेंगे। जितना ज्यादा आप ऊपर देखेंगे उतना ज्यादा आपको परेशानी होती है। तो ये कुछ उपाय आपको करना पड़ेंगे। यहां पर परीक्षा हॉल में आने के बाद
एक काम और करना चाहिए कि जब स्कूल में घुस गए एक बार, तो मैंने देखा है कि पहले दिन रोल नंबर ढूंढने के लिए हम पागलों की तरह हल्ला करने लगते हैं, ढूंढने लगते हैं, वो कागज को ही फाड़ देते हैं जहां रोल नंबर लिखा हुआ है। क्या जरूरत है? लेट भी रोल नंबर दिखाई देगा, कोई समस्या नहीं है। आप आ गए हो, 2 मिनट के बाद वो बोर्ड खाली हो जाएगा, आपको नंबर दिख जाएगा। ये जो अनावश्यक तनाव लेते हैं हम रोल नंबर ढूंढने के लिए, वो भी धड़कनें बढ़ा देता है, वो भी हमको परेशान करता है। आपको ध्यान ये रखना है कि परीक्षा के समय मन शांत रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यदि मन शांत नहीं रहेगा तो जो आता है वो भी भूल जाओगे। इसीलिए पेपर देते समय रोल नंबर देखने के लिए हड़बड़ाहट नहीं होना चाहिए, कमरा ढूंढने के लिए हड़बड़ाहट नहीं होना चाहिए। और तीसरी चीज, बहुत ज्यादा सामान ले करके स्कूल में नहीं आना। बैग भर भर के किताबें लेके आ रहे हैं, कोई आवश्यकता नहीं, बिल्कुल मत लेके आए। और आखिरी बात, बहुत ज्यादा स्टूडेंट से बातें नहीं करना। जब आप स्टूडेंट से बातें करते हैं, सहेलियों से बातें करते हैं, अब उसने मान लो अचानक आपसे पूछ लिया कि तूने ये वाला याद किया कि नहीं। अब पता चला आपने वो याद किया ही नहीं है, या आपको उस समय वो याद नहीं आ रहा, तो आपको टेंशन होगा, अरे यार मैंने तो ये याद किया ही नहीं, इसको तो ये आता है। अब आपके दिमाग में एक नया टेंशन पैदा हो गया। बिल्कुल आवश्यकता नहीं है ऐसा टेंशन पैदा। और परीक्षा के 15 दिन बचे हैं, इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि इस समय मौसम बदल रहा है। हम सर्दी से गर्मी की तरफ ट्रांजिट कर रहे हैं। अभी बसंत पंचमी आ रही 23 तारीख को, इसके बाद से गर्मियां शुरू हो जाएंगी। और ऐसे मौसम में जब ऋतु बदलती है तो तबीयत खराब होती है। किसी का गला खराब हो जाएगा, किसी को सर्दी हो जाएगी, किसी को खांसी हो जाएगी, किसी को बुखार आ जाएगा। और आपका काम है कि ये इंश्योर करो कि हमारी तबीयत खराब ना हो। तबीयत खराब हुई तो पढ़ाई नहीं होगी, और पढ़ाई नहीं हुई तो टेंशन होगा। और फिर हम जो है परीक्षाओं के बाद इस तरह के बहाने बनाएंगे कि मैडम मैं तो बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, मैं तो बहुत कमाल कर डालती, मैं तो तारे तोड़ लाती, लेकिन बस क्या करूं मैं बीमार हो गई। तो ये बहानेबाजी बिल्कुल नहीं चलेगी भाई। आपकी सेहत आपके हाथ में है। अभी से इस बात का प्रिकॉशन रखें कि हम बीमार नहीं पड़ेंगे। खाने पीने में ध्यान रखना है, बाहर घूमने में प्रिकॉशन रखना है कि हम किसी भी स्थिति में हमको कोई बीमारी अपनी चपेट में न ले। ओके, अगला प्रश्न। हाँ बेटा पूछ लो आप, तब तक हम बता दें। सर जैसे कि जब परीक्षा आती है उसके पहले जब हम क्वेश्चन का आंसर याद करते हैं तब वो याद कर लेते हैं, लेकिन जब परीक्षा हॉल में जब हम परीक्षा के लिए बैठते हैं तो जब उस क्वेश्चन का आंसर का एक भी अगर शब्द मैं भूल जाती हूँ तो पूरा क्वेश्चन का आंसर ही भूल जाती हूँ। बैठे। इन्होंने ये पूछा है कि जब हम परीक्षा हॉल में बैठ करके किसी प्रश्न का उत्तर याद करने की कोशिश करते हैं तो यदि लिंक टूट गई और यदि एक आध दो शब्द भूल गए तो पूरा का पूरा उत्तर हम भूल जाते। अब इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, इसमें दो चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। पहली बात, जब आप परीक्षा की तैयारी करते हो और आप जब पढ़ाई करते हो तो दो तरह के आपको चीजें तैयार करना पड़ती हैं। एक ऐसी तैयारी होती है जिसमें आपको चीजें याद करना होती, जैसे पानीपत की लड़ाई कौन से सन में हुई थी, है ना? अब इसको तो याद ही करना पड़ेगा कि 1865 में हुई थी कि 1866 में हुई थी कि 1876 में हुई थी, जो भी हुआ। तो कई चीजें ऐसी होती हैं, इस किताब के लेखक कौन हैं याद करना पड़ेगा, है ना? दूसरी तरफ कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, जिनको समझने की जरूरत पड़ती है। जैसे बताओ बताओ, समझना पड़ता है। राष्ट्रीय आंदोलन, महात्मा गांधी के आने से जन आंदोलन कैसे बना? ओके, यस,
कि महात्मा गांधी के आने से राष्ट्रीय आंदोलन जन आंदोलन कैसे बन गया, है ना। अब इसका कोई रटा रटाया उत्तर नहीं हो सकता, सोच समझ करके उत्तर लिखना पड़ेगा, ठीक। तो हमको सबसे पहले प्रश्नों को दो भागों में बांटना चाहिए। पहला भाग जिसमें कि केवल हमको याद की हुई चीजें लिखना होती है, दूसरा भाग जिसमें हमको समझ करके लिखना होता है, और तीसरे प्रकार के प्रश्न ऐसे होते हैं जो दोनों का मिक्स होते हैं, जिसमें याद की हुई चीज भी लिखना पड़ती है और समझी हुई चीज भी लिखना पड़ती है। तो आखिरी के परीक्षा के 15 दिनों में हमको एक चीज ये करनी चाहिए कि ऐसी चीजों की लिस्टिंग करें जिनको हमको रटना होता है, जिनको हमको याद करना होता है। तो 15 तरह के सन लिख लिए, वर्ष, और उन वर्षों में क्या हुआ था उसके सामने लिख लिया। ये एक लिस्ट बन सकती कि नहीं बन सकती? 15 तरह के लेखक और 15 तरह की किताबों के नाम जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप देखोगे पिछले सालों के प्रश्न पत्र में उठा करके कि किस तरह की चीजें पूछी जाती हैं। ऐसी नदी का नाम और वो नदी कहां पर है, राइट। तो कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनकी हम लिस्ट बना सकते हैं। तो ऐसी चीजों की लिस्ट बना करके डेली बेसिस पे जब हम इनको पढ़ने की प्रैक्टिस करते हैं तो ये हमारे दिमाग में छप जाती हैं, प्रिंट हो जाती हैं, स्कैन हो जाती है हमारे दिमाग के अंदर। और जब हम परीक्षा में उत्तर देने के लिए जाते हैं तो हमको वो वैसी की वैसी याद आ जाती है। लेकिन जरूरी ये है कि अगले 15 दिन हम इनका डेली अभ्यास करें। समझ गई बात? कि ऐसी चीजें जिनको याद रखा जा सकता है, जिनको रटा जा सकता है। अब दूसरी तरह की वो चीजें जिनको समझना पड़ता है, तो उनको आपको दिमाग लगा करके समझना पड़ेगा, और समझ करके केवल उसको रटने की आवश्यकता नहीं। परेशानी ये होती है कि जिन प्रश्नों के उत्तर हमको समझना होते हैं उनको भी हम रट लेते हैं, और ऐसे में यदि एक शब्द में मिस करते हैं तो हम पूरा भूल जाते हैं। तो इसीलिए हमको ये देखना पड़ेगा कि किन प्रश्नों के आंसर हमको समझ करके लिखना है। मैडम आप बताएंगी कोई सा ऐसा प्रश्न जिसको समझ करके लिखना होता है? कोई एक प्रश्न बताइए किसी भी सब्जेक्ट। संतुलित आहार किसे कहते हैं? कौन बताएगा भाई, संतुलित आहार किसे कहते हैं? संतुलित आहार किसे कहते हैं बताओ। ये सभी पढ़ते हैं कि आधे बच्चे पढ़ते हैं? बताइए। हाँ बेटा बताओ। हाँ बोलो। तो जिसमें पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन ये हो। परीक्षा में उत्तर कैसे लिखोगी ये बताओ। मैडम ने प्रश्न किया संतुलित आहार किसे कहते हैं, इसको 2 लाइन में लिखना है। बताओ उत्तर लिख कर। सर पर्याप्त पोषक तत्वों की जो कमी पूर्ति करे उसको संतुलित। और कोई? इन्होंने कहा पर्याप्त पोषक तत्वों की जो कमी पूरी करे उसको संतुलित आहार कहते हैं। दूसरा कौन बताएगा? संतुलित भोजन वह भोजन है जो मनुष्य की पोषण संबंधी आवश्यकता को पूरा करता है, संतुलित भोजन कहलाता है। संतुलित भोजन वह भोजन है जो मनुष्य की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है। मैडम आप ध्यान से सुन रही हैं उत्तर जो आ रहे हैं। तीसरा कौन बोलेगा? हाँ आप बोलो। इन्होंने कहा कि हमें अपने पोषण के लिए तिरंगा आहार लेना चाहिए, जैसे इसके लिए दालें, इसके लिए ये, उसके लिए वो। राइट, ठीक ठीक। और कोई? तीनों खड़े हो जाइए भाई, जिन बच्चों ने उत्तर दिए तीनों खड़े हो जाओ। कौन कौन बच्चे थे जिन्होंने उत्तर दिया? अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। और एक और बच्चा कौन है? ये तीन बच्चों ने। मैडम आप ये बताइए कि इन तीनों में से सबसे सही उत्तर कौन सा है? या ये तीनों सही हैं? और क्या ये उत्तर लिखने पे परीक्षा में इनको पूरे नंबर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे?
और इन्होंने क्या बोला? मुझे आप ये बताइए कि ये तीनों बच्चों को 2 नंबर में से नंबर देने हैं, आप किसको कितने नंबर देंगी? ओके, ठीक है। सो आप तीनों को समझना, बैठिए मैडम, आप तीनों को समझना पड़ेगा। प्रश्न था संतुलित आहार किसे कहते हैं? क्लियर है प्रश्न? आपने जो उत्तर दिया कि संतुलित आहार क्या होना चाहिए, इन्होंने क्या पूछा था? संतुलित आहार किसे कहते हैं। तो हम दूसरी डायरेक्शन में चले गए। तो हमको लिखना पड़ेगा कि संतुलित आहार वह आहार है जिसमें ये इस मात्रा में उपलब्ध होते हैं। आपने भी जो उत्तर दिया वो पूरा सही नहीं था। आपने शुरुआत सही तरीके से नहीं की उत्तर की, ये भी उतना कंप्लीट नहीं था, लेकिन वो तीनों से, जैसा कि मैडम ने कहा कि वो सबसे बेहतर था। तो मैंने ये देखा, बैठ जाइए, मैंने ये देखा कि हमने प्रश्न को ढंग से पढ़ा नहीं, हमने प्रश्न को ढंग से समझा नहीं, तो हमको नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। हम ये सोचेंगे घर आकर के कि हमने तो सही लिखा, लेकिन हमको नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। अभी देखो, आपको मैडम ने समझा दिया कि कैसे नंबर आपके कट जाएंगे। तो इसीलिए प्रश्न को ध्यान से समझ करके उत्तर लिखने की आवश्यकता है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि जिन प्रश्नों के उत्तर हमको याद करना पड़ते हैं, उनके लिए कुछ चीजों को सूचीबद्ध करके रखिए। जिनको समझना पड़ता है उनको रटो मत। वो यदि आपकी समझ में आ गए हैं तो अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करो। आप सभी ने अंग्रेजी में एक शब्द सुना होगा, कीवर्ड। कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड का मतलब क्या होता है? कीवर्ड मतलब मैंने यहां पर ये क्यों यूज किया परीक्षा की दृष्टि से, बताओ? परीक्षाओं में कीवर्ड का उपयोग करना चाहिए, इसका क्या मतलब है? महत्वपूर्ण पॉइंट। अच्छा, ओके। पिछले साल का प्रश्न आते हैं, उन्हें पूरा याद नहीं किया जाता, तब उसके लिए कुछ कीवर्ड रहते हैं, उन्हें याद कर लिया जाता, उसका मतलब गुड। कीवर्ड्स का मतलब ये होता है कि हमने प्रश्न का उत्तर पढ़ा और प्रश्न का उत्तर पढ़ने के बाद उसमें कुछ शब्द अंडरलाइन किए, बहुत महत्वपूर्ण, और हमने ये देखा कि बस इतने शब्दों का जरूर ये मेरे उत्तर में आ जाए कहीं से भी। यदि वो शब्द आपके उत्तर में आ जाते हैं तो परीक्षा लेने वाला, जो जांचने वाला व्यक्ति है, वो ये देखता है कि अच्छा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लिखा है, लेकिन इसने यदि वो शब्दों का प्रयोग किया है, इसका मतलब इसको वो बात आती है, इसका मतलब उसको ये क्लियर है बच्चे को। तो इसीलिए परीक्षाओं में ध्यान ये रखना है कि हर प्रश्न में कुछ कीवर्ड्स होते हैं, वो कीवर्ड का प्रयोग हमको हमेशा करना चाहिए। और आपके प्रश्न के उत्तर में आखिरी बात कि हमेशा ध्यान रखिए कि जिन प्रश्नों का उत्तर देते समय हमारा दिमाग उस उत्तर को पूरी तरह से नहीं बना पा रहा है, हमको वो पूरा याद नहीं आ रहा है, उसको वहीं छोड़ दो, तुरंत अगले प्रश्न की तरफ जाओ जो पूरा आता है। जब हम वापस आएंगे सारे प्रश्नों को करके, तब जो ये अधूरे छूटे हैं इस पर काम करेंगे। उस समय आप ढंग से सोचोगे तो आपको कई सारी चीजें याद आ जाएंगी, राइट? इसीलिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारी आंखें, आप लोगों ने स्कैनर देखा है? स्कैनर मालूम है क्या होता है? स्कैनर क्या करता है? कागज को स्कैन कर लेता है और उसका पीडीएफ बना देता है। हमारी आंखें, हमारी आंखों में स्कैनर लगे हुए हैं। यदि आप कोई चीज ध्यान से पढ़ोगे तो वो आपकी आंखों में छप जाएगा, और जब आप परीक्षा के हॉल में उसको आंख बंद करके याद करोगे तो 90% इस बात की संभावना है
कि वो आपकी आंखों के सामने वैसा का वैसा आ जाएगा। पर प्रश्न ये है कि क्या आपने बहुत ध्यान से, आपकी आंखों ने उसको स्कैन किया? तो आपकी आंखें बहुत अच्छी स्कैनर है, उसका उपयोग करिए। राइट, ठीक है। अगला प्रश्न। हमारे पास 10-15 मिनट का समय और है। मैं 3 बजे आप लोगों को छोड़ दूंगा। हाँ, जय हिंद सर। मेरा नाम समीक्षा पटेल है, मैं कक्षा 12 बायो की छात्र हूँ। सर मेरा प्रश्न यह है कि सब लोग बोलते हैं कि अच्छी राइटिंग होनी चाहिए, तो क्या अच्छी राइटिंग नहीं होगी तो हमारे अंकों पर कोई प्रभाव पड़ेगा? मुझे एक बात बताओ कि समीक्षा को मैं 2 कॉपी जांचने के लिए देता हूं। एक कॉपी में गंदी हैंडराइटिंग है और एक कॉपी में अच्छी हैंडराइटिंग है, तो समीक्षा क्या करेगी? समीक्षा का मन कैसे काम करेगा? अगर क्वेश्चन सही होंगे तो फिर दोनों को ही अंक दिए जाएंगे। ओके। और यदि भाषा का पेपर है तो सर उसमें तो सर राइटिंग थोड़ी देखी जाएगी। देखी जाएगी ना? Yes, तो तुमको भी मैं यदि कॉपी जांचने के लिए लगाऊंगा और हिंदी और अंग्रेजी की भाषा में गंदगी है, अच्छे से नहीं लिखा है, काट पीट बहुत ज्यादा है, तो तुम नंबर किसको दोगी ज्यादा? जिसने साफ सुथरा लिखा है या जिसने ज्यादा काट पीट की उसको दोगी? सर जिसने अच्छा लिखा है। अच्छा लिखा उसको, ठीक है। ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि इसको यदि मनोवैज्ञानिक तरीके से देखें तो हमारी आंखों को भी, अब तुम अपने घर में अपने कमरे की कल्पना करो कि तुम सुबह जब अपना कमरा छोड़ करके आई, वो कमरा पूरा बिखरा हुआ है। जब तुम निकली तो तुम गुस्से में निकली, बिखरा हुआ कमरा, चारों तरफ चीजें बिखरी हुई हैं। और अब जब शाम को घर पहुंचोगी और कमरे को खोलती हो तो दिखेगा कि मम्मी ने सब कुछ करीने से जमा लिया है। अब तुम देखो कि व्यवस्थित रूप से जमे हुए कमरे को देख करके और खराब कमरे को देख करके दोनों समय अपनी मेंटल स्थिति की तुलना करो। तुमको ये अच्छा लगेगा या वो अच्छा लगेगा? सर जो साफ सुथरा है वही अच्छा लगेगा। तो ऐसा ही हमारा मन काम करता है। इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि चाहे भाषा का पेपर हो, चाहे किसी भी विषय का पेपर हो, हमें अच्छी हैंडराइटिंग निकालना चाहिए और काट पीट कम से कम करना चाहिए। यह तभी हो सकता है जब हम वो उत्तर पहले लिखें जो हमको अच्छे से आता है। यदि हमने कठिन प्रश्नों को पहले ले लिया तो हम बार बार काट पीट करेंगे, हम बार बार गड़बड़ करेंगे। यह बात बिल्कुल सही है कि जब हम पेपर लिखते लिखते आखिरी में पहुंच जाते हैं तो हमारी हैंडराइटिंग बिगड़ेगी ही, वो बिगड़ती है। और ये परीक्षा लेने वाला भी समझता है। लेकिन बस एक चीज नहीं होनी चाहिए। एक कहावत है, आप लिखे और खुदा बाचे। इसका मतलब क्या होता है? आप लिखें और खुदा बाचे मतलब आपका लिखा हुआ केवल भगवान ही पढ़ सकता है, केवल खुदा ही पढ़ सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी थोड़ा बहुत ऊंच नीच सब चलता है। तो शुरुआत में हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। आखिरी में सब समझते हैं कि बच्चे से हैंडराइटिंग गड़बड़ हो सकती है, इसीलिए उसकी टेंशन नहीं पालना। लेकिन भाषा के पेपर में हैंडराइटिंग के नंबर होते हैं, इसीलिए हैंडराइटिंग का विशेष विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्लियर? थैंक यू सर। हाँ, पीछे। हाँ, नमस्ते बेटा। जय हिंद सर। मैं 1 मिनट बेटा, ये पूछ रही, 1 सेकंड। हाँ, परीक्षा हॉल में जाते हैं और 3 घंटे प्रॉपर तरीके से पेपर कर लेते हैं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी रहते हैं और 3 घंटे में नहीं हो पाते वो छूट जाते हैं, उसके लिए ओके। देखिए, परीक्षा हॉल में जाने से पहले आपको अभी इस बात को देख लेना चाहिए, जैसा कि अभी इस लड़की ने बताया कि आपके पेपर में टोटल 23 प्रश्न आते हैं। आपके टीचर्स भी आपकी मदद कर देंगे कि क्यों मैडम इसमें शब्दों से चलता है कि कितने शब्दों में लिखना है उत्तर, ऐसा आता है प्रश्न, है ना? हाँ। तो मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछा है कि 20 शब्दों में उत्तर दीजिए, तो आपको समझ में आना चाहिए इसमें 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगाना है। 50 शब्दों में तो कितना लिखना है, 100 शब्दों में तो कितना। हमारी गलती ये होती है, अधिकांश बच्चे एक गलती करते हैं। यदि मुझे प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छे से आता है तो मैं पेज भरते जाता हूं। पूछा उसने 20 शब्द में है
मैंने 100 शब्द लिख दिए। क्यों लिख दिए? क्योंकि मेरे को अच्छे से आता था। अब आप 20 शब्दों में पूछा है सामने वाले ने, अब आप 200 शब्द लिख दोगे तो भी 2 ही नंबर मिलेंगे, और 20 शब्द लिखोगे तो भी 2 ही नंबर मिलेंगे। लेकिन हम बेवकूफी ये करते हैं कि लंबा लिख देते हैं। लंबा लिखने के कारण टाइम वेस्ट होता है, नंबर तो मिलते ही नहीं। तो आपको सबसे पहले ये प्लानिंग करनी चाहिए कि कितने शब्द सीमा वाले प्रश्नों में हमको कितना टाइम देना है। ज्यादा टाइम दोगे और आपकी घड़ी सामने होना चाहिए। जैसे हम लोग भी अपनी परीक्षाओं में ये करते थे कि यदि मान लीजिए एक प्रश्न को 2 मिनट देने हैं और जैसे ही 2 मिनट होते हैं वहीं हमारी कलम रुक जानी चाहिए, हम अगले प्रश्न पे चले जाएं। और लास्ट में जब हमने 10 मिनट दिए हुए हैं पेपर को अच्छे से पढ़ के देखने के, उस समय वो चीज हम करें। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है सबको कि ज्यादा लिखने का मोह छोड़ना पड़ेगा। कई बच्चों के मन में यह गलत फहमी है कि कॉपियों को तोल करके नंबर दिए जाते हैं कि जिसकी जितनी भारी कॉपी होगी उसको उतने ज्यादा नंबर मिलेंगे। सब बिल्कुल नहीं। जितना पूछा है उतना ही लिखिए, उससे ज्यादा लिखने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जो ज्यादा लिखेंगे वो अपना नुकसान खुद करेंगे। क्लियर है मेरी बात? अगला प्रश्न पीछे। नमस्ते सर, मेरा नाम संजना अहरवाल है। मैं कक्षा 12वीं बायो की छात्रा हूँ। सर मेरा प्रश्न है कि करियर और कोर्स में चुनाव कैसे करें? अभी ये प्रश्न इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि आपकी परीक्षा को 15 दिन बचे हैं। आज हमारा फोकस केवल परीक्षा है। परीक्षा से रिलेटेड प्रश्न करिए। जय हिंद सर, मेरा नाम पूनम पटेल है। मैं कक्षा 12th मैथ की छात्रा हूँ। कि जैसे जैसे मतलब परीक्षा की डेट पास आती जा रही है वैसे वैसे मतलब हेल्थ बिगड़ती जा रही है। अपनी हेल्थ को मेंटेन कैसे रखें? ओके। हाँ। मैंने आपको शुरू में भी बताया था ये बात कि हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। 2 तरह की हेल्थ होती है। कौन कौन सी हेल्थ होती है बताओ? तुम खड़ी हो पहले तो, खड़ी हो जाओ। हाँ, क्या तकलीफ होती है बताओ? किस तरह की तकलीफ होती है? मतलब वीकनेस यानी लगती है। हाँ, मतलब हंसना नहीं भाई, हंसना नहीं। हाँ, और पढ़ाई में मन नहीं लगता है। पढ़ाई में मन नहीं लगता, वीकनेस आने लगती है, और तनाव के कारण। तनाव के। ओके, देखो स्वास्थ्य 2 तरीके का होता है, एक शारीरिक और एक मानसिक स्वास्थ्य। हम शारीरिक स्वास्थ्य की बात पहले कर लेते, सरल है थोड़ा। तो शारीरिक स्वास्थ्य में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है? पहली चीज, साइकिल चलाते हो, स्कूटी चलाते हो, एक्सीडेंट नहीं करना। क्या होगा एक्सीडेंट से? लग गई हाथ में, पैर में लग गई, सिर में लग गई, पट्टियां बंधवाई, बुखार आ गया, दवाइयां ले रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। फिर बोलेंगे कि सर वो तो हम एक्सीडेंट हो गया हमारा। तो सावधानी से वाहन चलाना नंबर 1, तो शारीरिक नुकसान नहीं होगा। नंबर 2, किसी के साथ अगले 15 दिनों में झगड़े नहीं करना। ये सबकी चोटियां हैं, दूसरे की चोटी पकड़ रहे हैं और झगड़ रहे हैं, नहीं करना। जितना ज्यादा फिजिकल एब्यूज होगा, झगड़े करेंगे, उतनी समस्या बढ़ेगी। दूसरी चीज, तीसरी चीज जो मैंने आपको बताई, खाने पीने में ध्यान रखना है। जैसे इस सीजन में खट्टा दही नहीं खाना, क्योंकि जैसे ही आपने खट्टा दही खाया आपका गला खराब हो जाएगा। या जैसे ये मेरे लिए देखो पानी लेके आ गए, वो इतना ठंडा पानी है, यदि मैंने ठंडा पानी पी लिया मेरा गला गया। ये गलती यदि आपने की, अभी जैसे ये बुंदेली मेले में चली जाओगी शाम को और वहां जो है पानी पूरी खा गए, गया गला खराब। ये खाने पीने का ध्यान विशेष रूप से रखना है कि क्या खाना और क्या नहीं खाना। 15 दिन की तो बात है, परीक्षाओं तक की बात है, 15 दिन 1 महीने की। थोड़े दिन अपने आप पे संयम रख लो। ये पानी पूरी बिजनेस बंद करो थोड़े दिन के लिए भाई। छोला भटूरा और थोड़ा संयम रखो अपने आप पे, नहीं खाना। तली गली चीजों से दूर रहो, कचौड़ी समोसे से दूर रहो, नहीं खाना। इसकी जगह हम दूध लें,
बोनवीटा वाला दूध लें, सामान्य दूध लें, बादाम लें, काजू किशमिश लें, वो नहीं ले सकते मूंगफली लें, फ्रूट्स खाएं, जो खा सकते हैं, केला खाएं, कोई दिक्कत नहीं। जो भी आपके घर में अवेलेबल है वो चीज, सामान्य चीज आप खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस तरह की कोई भी चीज खाने पीने में यूज नहीं करिए जिससे कि स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो पहली चीज तो फिजिकल स्वास्थ्य खराब नहीं करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज मानसिक स्वास्थ्य खराब नहीं करना। मानसिक स्वास्थ्य खराब कैसे होता है? घर परिवार के झगड़ों में पड़ना नहीं। मां बाप लड़ रहे हैं, परिवार में झगड़े हो रहे हैं, कोई घर में शराब पी करके झगड़ा कर रहा है, अपने को नहीं पढ़ना। कमरा बंद करो, ऊपर चले जाओ और चुपचाप घर में बैठे रहो। बिल्कुल कान में रुई डाल लो, दिमाग ही नहीं लगाना। वो सुलटा लेंगे अपना। तुम्हारे लिए तुम्हारी जिंदगी इंपॉर्टेंट है। 15 दिन तुम इस झगड़े में नहीं पड़ोगे तो कोई पहाड़ नहीं टूटने वाला। तुम अपने आप को बिल्कुल अलग रखो इन चीजों से। अपने भाई बहनों से झगड़ना नहीं। जितना आप झगड़ते हो या झगड़े में पार्टिसिपेट करते हो उतना तनाव बढ़ता है। आपके पास एक पढ़ाई का टेंशन काफी है, इससे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो ये बाहरी चीजों से दूर रहो। इसके बाद में अब आपको एक चीज समझ में आ जानी चाहिए, हो गया भाई, पूरा साल निकल गया, अब 15 दिन में पूरे साल भर की पढ़ाई हो सकती क्या? 15 दिन में 150 दिन की पढ़ाई नहीं हो सकती। 15 दिन में केवल 15 दिन की पढ़ाई हो सकती है। तो तनाव कम करने के लिए बहुत अच्छा तरीका यह है कि हम अपना विषय उठाएं और विषय उठा करके क्या करना है? समीक्षा कहां गई? समीक्षा क्या करना है? विषय उठा करके हमको यह देखना है कि इस 15 दिन में मुझे क्या कवर करना है। बस इस 15 दिन में मैं इतनी चीजें पढ़ूंगी, बाकी मेरे को आती हैं या एग्जाम में याद आ जाएंगी। ये 15 दिन में केवल इतना कवरेज करना है, बस उतने पे फोकस करिए। हर चीज 15 दिन में नहीं हो सकती, तो हर विषय में हम छांट लें। आपके टीचर्स, मैडम इसमें आपकी मदद कर सकते हैं कि कौन सा पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना है। बस उतने को पढ़िए, बाकी सब आपको बराबर याद आ जाएगा, आपकी मेमोरी में स्टोर्ड है। यदि आपने साल भर पढ़ाई की है तो, राइट? उतने ही पढ़िए। सब कुछ पढ़ने के चक्कर में मत पढ़िए। जितना अधिक हो सकता है लिख करके पढ़ने की कोशिश करिए, बोल करके पढ़ने की कोशिश करिए, वो हमेशा आपको याद रहेगा, राइट? फिर इसके बाद में ऐसा पोर्शन जो बहुत ज्यादा कठिन है, बहुत ज्यादा कठिन है, जो आता ही नहीं है और जब हो ही नहीं पा रहा है, उसको एक तरफ रख दीजिए। उसी पर फोकस करिए जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपको आता है अच्छे से, राइट? क्योंकि 15 दिन में आप कोई और तीर नहीं मार सकते अब इसमें ज्यादा। तो ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, इससे आपका आधा टेंशन खत्म हो जाएगा। सब कुछ कवर करने की इच्छा मत रखिए 15 दिन के अंदर, इससे आपको बहुत राहत मिलेगी। ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको कर लेनी चाहिए, जिससे आपको तनाव नहीं आएगा। एक पॉइंट और है कि यदि आपकी कोई सहेली हो, 2-3 सहेलियां हो, मिल करके पढ़ने की आदत डालें। जो तुमको नहीं आ रहा वो उससे पूछो, जो उसको नहीं आ रहा वो तुमसे पूछे। बहुत सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। लास्ट के 15 दिन में हमको पिछले सालों के अनसॉल्व्ड पेपर्स, अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि 2025 के पेपर में से कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे। वो प्रश्न अब कभी रिपीट नहीं होंगे, बाकी भी रिपीट नहीं होते, लेकिन इसके पिछले सालों के बहुत अच्छे से करिए। तो पुराने सालों के पेपर बहुत अच्छे से करिए। बोर्ड माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा विमर्श पोर्टल पर भी नए पेपर्स दिए गए हैं, वो पढ़िए। 1 लाइनर नोट्स दिए गए हैं, वो पढ़िए। तो आप बस इतना आइडेंटिफाई कर लीजिए कि इन 15 दिनों में मेरे को केवल इतना पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना, और उसी को फिर रिवाइज करिए। तो इससे आप टेंशन फ्री रहेंगे। दूसरों की तरफ मत देखिए कि दूसरे क्या कर रहे हैं, है ना?
दूसरों की तरफ बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको दोनों तरह के एग्जाम्पल मिलेंगे। आपको परीक्षा परिणाम के समय एक लड़की ऐसी मिलेगी जो रोज 10-10 घंटे पढ़ाई करने का नाटक करती थी, सबको लगता था कि ये बहुत पढ़ती है, नंबर लेकिन बिल्कुल नहीं आए। और एक लड़की ऐसी भी मिलेगी जो 2 घंटे भी नहीं पढ़ती दिखती थी, लेकिन उसने टॉप कर दिया। इसलिए सब तरह के एग्जाम्पल हैं, हमको इसमें फंसना नहीं। इससे आपकी पढ़ाई स्ट्रीमलाइंड रह सकती है, ऐसा मेरा सोचना है, राइट। और थोड़ा तनाव लेना चाहिए, क्योंकि तनाव अच्छी चीज होती है, तनाव बुरी चीज नहीं होती। ये दिमाग से निकाल दो कि तनाव बुरी चीज होती है, राइट। तनाव अच्छी चीज होती है, लेकिन तनाव में ही पड़े रहना ही खराब है। रोना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन रोते रहना बहुत खराब है। समझ गए अंतर? तो रोना बुरा नहीं है, रोते रहना बुरा। ठीक है, और कोई बात? जय हिंद सर। जय पूछिए। हिंद सर, मेरा नाम पूजा लोधी है, मैं कक्षा 12वीं बायो की छात्रा हूँ। सर कृपया बताइए कि हम एकाग्रचित्त होकर कैसे पढ़ें। एकाग्रचित्त होके कैसे पढ़ें? ओके, एकाग्रता को कैसे बढ़ाएं। अच्छा। ये टीचर्स ये जो यहां बैठे हैं, ये तो रोज देखते होंगे, मैं भी कई बार देखता हूं। अभी देख लो, ये जितनी लड़कियां बैठी हैं, अधिकांश के सर इधर उधर घूम रहे हैं। अभी देखो, उस सर इधर चलते चलते आएंगे तो आधी निगाह वहां चली जाएंगी। कोई बीच में आया, ये लड़की जो प्रश्न कर रही है, ये अभी ऐसे ऐसे सरकारी थी, सबको सरकारी थी ना तुम, तो हम उसकी तरफ देखने लगते हैं। एकाग्र नहीं रहना यह हमारे स्वभाव का हिस्सा है। हम एकाग्र सामान्य तौर पे नहीं रहते हैं, है ना। अब हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम एकाग्रता को पकड़ करके अपने कब्जे में लाना चाहते हैं। ऐसे कब्जे में नहीं आती है। एकाग्रता कैसे बनती है? चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपकी पसंद की क्या चीज है? कोई पिक्चर का नाम बताओ तुम्हारी पसंद की, गाने का नाम बताओ तुम्हारी पसंद का। गाने तो सुनती होगी, नहीं सुनती हैं? अरे यार, गाने नहीं सुनती? हाँ, हम तो गाने सुने बिना हमारा दिन ही नहीं बीतता। तुम गाने नहीं सुनती? हाँ हाँ, बताओ। सर नहीं सुनते। कौन सी चीज पसंद है तुमको? चलो, क्या पसंद है तुमको? सर खेलना। खेलना? क्या खेलना पसंद है? गेम्स कुछ भी। अरे कोई एक चीज बताओ। सर कोई भी चीज तुमको, कुकिंग पसंद हो, कोई भी चीज जो बहुत पसंद है? सर हैंडबॉल। हैंडबॉल खेलना पसंद है, गुड। अब आप अपने आप को देखो कि जब आप हैंडबॉल का गेम खेल रहे होते हो, उस समय आपको दुनिया जहान के विचार आते हैं क्या? कि मेरे घर में क्या चल रहा होगा, मेरी सहेली क्या कर रही होगी, मेरी पढ़ाई का क्या होगा? नहीं आते, सामान्य तौर पे नहीं आते, जब तक कि कोई हमको मैदान में बुला करके कि बाहर आ, जरा एक फोन आया, जरूरी देख ले भाई क्या है। तो जो चीज हम पसंद करते हैं उसमें हम अपने आप एकाग्र और फोकस्ड हो जाते हैं। जिस चीज को हम अंदर तक पसंद नहीं कर पाते हैं, उस चीज पे हमारा फोकस नहीं रहता। इसीलिए आप देखोगे कि बहुत सारी लड़कियां इधर उधर देखने लगती हैं, क्योंकि ऐसे लेक्चर वो दिन भर सुनती है ना, टीचरों को भी सुनती हैं। रोज कोई ना कोई, एक ट्रैफिक पुलिस वाला आता है वो इनको लेक्चर देता है, एक हेल्थ डिपार्टमेंट वाला आता है वो इनको लेक्चर देता है, एक प्रिंसिपल साहब आते हैं वो लेक्चर देते हैं। हम सब इनको आकर के रोज लेक्चर देते रहते हैं, इसलिए इनकी निगाहें इधर उधर जाती रहती हैं। हम फोकस्ड तभी रहते हैं जब चीजें हमारी पसंद की होती हैं। जब तक चीजों को आप अपनी पसंद का नहीं बनाओगी, तब तक आप फोकस नहीं कर सकते। इसीलिए आपके लिए आवश्यक ये बात है, पहली चीज, जब भी आप अपनी पढ़ाई की शुरुआत करो, ऐसी चीजों से करो जो या तो सरल हो या फिर आपको पसंद हो। उससे जब आप शुरुआत करते हो तो आपका मन स्थिर होने लगता है, एक जगह मन टिकने लगता है। दूसरी चीज जो मैंने आप लोगों को बताई थी, कोशिश करिए कि क्या हम अपनी पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं।
जैसे मान लीजिए संतुलित आहार किसे कहते हैं, इसका उत्तर यदि हम किताब में ढूंढने की बजाय YouTube पर ढूंढें और YouTube से ढूंढ करके हम उसके उत्तर की तैयारी करें, वो भी एक बहुत अच्छा जरिया हो सकता है अपने मन को लगाने का, यदि किताब के उत्तर से हमारा मन नहीं लग रहा है, राइट। फिर इसके बाद जैसा मैंने आपको बताया था कि ब्रेक ले लेकर के पढ़ाई करना, एक लंबा नहीं पढ़ना चाहिए कभी। कई लड़कियों की आदत होती है कि 4-4 घंटे लगातार पढ़ रही हैं, नहीं, आप ब्रेक लीजिए थोड़ी थोड़ी देर में, ताकि आपका मन उस जगह पर रमा रहे। और एक बात का ध्यान रखिए कि मन आपके बस में नहीं है कि हर समय आप जैसा बोले वो वैसा करे। जब आप किताब खोल करके बैठते हैं और आप चुपचाप पढ़ते हैं तो मन अचानक सैर पर निकल जाता है कि अगले साल क्या होगा, कहाँ एडमिशन मिलेगा, कौन सी कॉलेज मिलेगी, कैसे चलेगा, क्या नहीं, वो दिमाग कहाँ की कहाँ पहुंचने लगता है। हम शादी पे भी पहुंच जाते हैं, कहाँ की कहाँ चले जाते हैं, फिर हमको वापस लाना पड़ता है। तो हमको एक माइंड एक्सरसाइज करनी पड़ती है जिसको कहते हैं ऐसे ऐसे, या फिर आप बोलो हेलो हेलो। तो आपको अपने माइंड को एक ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि जब भी मैं भागूं या तो मैं ऐसा करूं या फिर मैं हेलो बोलूं, हेलो, तो वो अपने आप वापस आकर के यहां पे टिकता है। ये चीज प्रैक्टिस से आती है, प्रैक्टिस के अलावा ये आती नहीं है। इट विल टेक टाइम, एक दिन में हो नहीं सकता। इसीलिए प्रयास ये करिए कि जो चीजें हमको पसंद हैं उनसे हम हमारे दिन की शुरुआत करें, ताकि हम बाकी उन चीजों को भी मैक्सिमम पसंद कर सकें जो हमें उतनी पसंद नहीं है, राइट। इस तरीके से आपको चीजों को करना पड़ता है। चलिए, और कोई बात, किसी को कुछ पूछना? आखिरी प्रश्न, 1 मिनट उस बच्ची को पूछने दीजिए, ये लास्ट प्रश्न है। हाँ, तुम क्या बोल रही हो, बोलो। जय हिंद सर। ओके, ठीक है, हाँ बैठ। हाँ हाँ, आप बोलो। जय हिंद सर, मेरा नाम खुशबू लोधी है, मैं क्लास 12 मैथ की छात्रा हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि सर पीएससी, नीट, जेईई की कक्षाएं आपके मार्गदर्शन में चल रही हैं, तो आप मार्गदर्शन दें कि हम स्मार्ट स्टडी कैसे करें। देखिए, अगेन अभी जो हमारा सेशन आज का है वो केवल और केवल 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर के है। तो मैं आपसे ये चाहूंगा कि अब अगले 15 दिन बाकी सब पढ़ाई छोड़ करके हमको अपनी 10वीं और 12वीं की पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि परीक्षा को 15 दिन से भी कम का समय बचा है। क्योंकि आगे चल करके जेईई, नीट वगैरह में भी इसके परसेंटेज काउंट होते हैं, तो इसीलिए आपको ध्यान ये रखना। अभी हम विषय से डाइवर्ट नहीं हो पाएंगे, अभी हम केवल इसी पे फोकस कर रहे हैं, हमारी 12वीं की परीक्षा पर। तो आपने क्या पूछा? दीदी लोग मना करती हैं कि कोई नई चीज, मतलब नई चीज कवर मत करो, जो पहले पढ़ा है 1 महीने पहले वो उसी का रिवीजन करो। ऑब्वियसली देखिए क्या है कि सामान्य तौर पे कोई भी आपको यही सलाह देगा कि अब आखिरी के 15 दिन बचे हैं, नया चीज मत पढ़िए, पुरानी चीज पढ़िए। लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है कि यदि नई चीज भी आपके लिए डुएबल है, कर सकते हो, यदि सरल है, इजीली हो जाती है, तो आप जा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं। हो गया? हाँ हाँ बेटा, हाँ। जैसे जैसे परीक्षा नजदीक आती है तो हमारा मन पढ़ाई में ज्यादा क्यों लगता है, उसके पहले क्यों नहीं लगता? क्योंकि और जब पढ़ाई में मन लगता है तब उतना वक्त नहीं बचता है पढ़ने के लिए। ओके। इनका कहना ये है कि साल भर हमारा टाइम रहता है, लेकिन साल भर जो है हमको इतना डर नहीं लगता, लेकिन आखिरी में हमको डर लगने लगता है, राइट। मन लगने लगता है आपका, है ना? हाँ। तो मन इसलिए लगने लगता है क्योंकि डर लगने लगता है। हमको हमारा मन क्यों लग रहा है? क्योंकि हमको इस बात का डर है कि यदि साल भर कुछ नहीं किया, यदि आखिरी के 15 दिन भी नहीं पढ़े तो गए काम से, फिर तो गए, फेल हो जाएंगे। ये डर हमारे मन के भीतर है जो कि हमारी पढ़ाई करवाता है सामान्य तौर पे। लेकिन जो लड़कियां या जो लड़के पूरी साल भर पढ़ाई करते हैं, उनके मन में इस तरीके का डर नहीं होता है। तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि यदि आप
साल भर अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो आपको कभी इस तरह की परेशानी बिल्कुल नहीं आती है। लेकिन आप लास्ट मोमेंट पे पढ़ाई करेंगे तो आपके मन में ये प्रॉब्लम आएगी। और आप साल भर क्यों नहीं पढ़ते हैं? इसलिए नहीं पढ़ते हैं क्योंकि आपने अपनी जिंदगी का कोई लक्ष्य ही नहीं बनाया है कि हमको आगे जाकर के करना क्या है। यदि आपके जीवन का वो लक्ष्य बना हुआ होता तो आप 10वीं, 11वीं, 12वीं, 9वीं इन चारों क्लासेस में उसके आधार पर अभी से पढ़ाई शुरू करते। आपके मन में डर होता कि यदि मैंने ये 4 साल ढंग से नहीं किए तो कॉलेज में जाकर के या मेरे को जो भी अपना करियर करना है मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो हमें डर इसलिए नहीं है शुरुआत से क्योंकि हमने अपने जिंदगी के कोई टारगेट फिक्स नहीं किए। हमको लगता है कि सब अपने आप हो जाएगा, हम भगवान भरोसे जो है हमारी होटल चल रही है, तो ये नहीं चल पाएगा। तो इसीलिए अभी भी आपके पास समय है। अब हमारा कर्तव्य ये बनता है कि आखिरी के 15 दिन कम से कम 10 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा, जितना मैक्सिमम आप अपनी पढ़ाई के लिए डेडिकेट कर सकते हैं, समर्पित कर सकते हैं, आप करिए। आपके टीचर्स बैठे हुए दिख रही, मैडम लोग बैठी हैं। मैडम कितने साल हो गए आप लोगों को नौकरी करते करते? सबसे ज्यादा कितने साल वाली नौकरी वाली मैडम बैठी हैं? सबसे ज्यादा अनुभवी कौन है? कितने साल की नौकरी मैडम आपकी है? 35 साल, राइट? बैठिए। तो 35 साल की नौकरी में मैडम ने 35 बैच निकाल दिए हैं। आपके जैसे 35 बैच में बच्चे आए और चले गए। उनके लिए हर साल एक बैच आता है, हर साल एक बैच जाता है, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब आप दोबारा नहीं आने वाले हो, यह फर्क पड़ता है। उनको तो बहुत सारे बैच और मिल जाएंगे। अभी उनकी नौकरी जितनी बची है 5-6 साल, 10 साल, उतने बैच उनको और मिलेंगे। लेकिन आपको दोबारा 12वीं पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा। आपकी जिंदगी में यह वक्त फिर से लौट करके आने वाला नहीं है। उनकी जिंदगी में यह वक्त फिर लौट आएगा क्योंकि जो पिछले साल, इस साल 11वीं में, वो 12वीं में आ जाएंगे। उनकी जिंदगी में यह वक्त 35 बार आ चुका है और 40 बार आएगा, 45 बार आएगा। आपकी जिंदगी में एक बार आया था और एक ही बार आएगा। और इस वक्त को यदि आपने गंवा दिया तो आप न तो अपने आप को माफ कर पाओगे, न अपने परिवार को माफ कर पाओगे। प्रॉब्लम क्या है? देखिए, यह लड़कियों का स्कूल है और यदि एक लड़की अपने सपनों को साकार नहीं कर पाती है, यदि एक लड़की अच्छा नहीं कर पाती है, तो आप न केवल अपना भविष्य खराब कर रहे हो बल्कि आपके पीछे आने वाली लड़कियों के जनरेशन का भविष्य भी खराब कर रहे हो। क्योंकि लोगों को लगे अरे यार ये लड़कियों को पढ़ा के क्या मतलब है, ये तो बेवकूफ बनाती हैं, हमको बोलती पढ़ रहे हैं और देखो नंबर तो कैसे आ रहे हैं इनके। अब आप देखो कि आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, आपके नंबर खराब आए, आप फेल हुए, तो न केवल आपकी छवि खराब हो रही है बल्कि लड़कियों के बारे में समाज का मंतव्य बदल रहा है कि यार इनको पढ़ा के क्या मतलब है। क्या आप यही चाहते हो कि आपकी आने वाली बहनें जो हैं उनको आपकी गलती का खामियाजा भुगतना पड़े? और क्या आप ये चाहती हो कि आपको भी बस वही करना है पूरी जिंदगी जो आपके परिवार में पीढ़ियों से होता है, चूल्हा चौका बर्तन कपड़ा? और यदि आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है तो उसके 2-3 साधन बने हुए हैं। या तो पढ़ाई में आगे निकल जाओ, या खेल में आगे निकल जाओ, या कला और संगीत में आगे निकल जाओ। और इन तीनों चीजों में जो बच्चे आगे निकलेंगे फ्यूचर उन्हीं का है। बाकी लोगों को जब 10 साल के बाद प्रश्न किया जाएगा कि आप क्या करते हैं, तो उनको एक ही जवाब देना पड़ेगा कि मैं हाउसवाइफ हूं।
और ये जवाब देते समय आपके अंदर एक अलग तरह की फीलिंग आएगी कि यार मैं शायद कुछ कर नहीं पाई अपनी जिंदगी में। हाउसवाइफ होना बुरी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तब बहुत अच्छी बात है जब आपने खुद चुना हो उसको कि मुझे गृहिणी बनना है। खुद नहीं चुना है और समय की विवशता के कारण वहां पहुंचना पड़ा है, तो यह दुर्भाग्य की बात है। इसीलिए मैं आपसे देख लो, अभी आप देख लो हालत आप लोगों की क्या है, देख लीजिए आपकी हालत। यही आपका फ्यूचर है। आपकी निगाहें 1 मिनट में पीछे चली गई, वो देखो अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। और आपको मैं बता दूं, इन सब मामलों में दुनिया बहुत कठोर है और दुनिया की कठोरता का अंदाजा आपको 12वीं के बाद पता चलेगा। अभी तो स्कूल में हो, अभी पता नहीं चलता है, लेकिन आगे चल करके जब आप अपनी मेहनत से आगे नहीं बढ़ पाओगे तो आपको फिर चोटें लगेंगी और फिर उस समय आप किसी और को दोषी नहीं ठहरा सकते। मैं ये मानूंगा कि इसकी दोषी आप ही और कोई इसका दोषी नहीं। तो मेरा अनुरोध आपसे बस इतना सा ही है कि प्लीज आप खुद के लिए और आने वाली जनरेशन्स के लिए, लड़कियों के लिए, हमारी सबकी खातिर आप प्लीज मेहनत करो। अगले 15 दिन जान लगा दो। ये 15 दिन कभी लौट के नहीं आने वाले और इस 15 दिन में जो आपने कर लिया वही आपका भविष्य बनने वाला है। हम आपके टीचर्स, आपके प्रिंसिपल्स सब आपके साथ जान लगाने के लिए तत्पर हैं। आपको जो मदद चाहिए सब करने के लिए तत्पर हैं। मेरी ओर से और हम सब की ओर से आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।